तो चलो अब आता है हमारी बुक का सबसे ईजिएस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब वाला जो पार्ट है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, मुझे पता नहीं क्यों। मैं आपको बहुत ही ईजी समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कैपिटल मतलब मेरे पास कितना पैसा आएगा, तो मैं बिजनेस में पैसा कैसे लेकर के आऊँगा। क्या मैं डेट का यूज़ करूँगा, क्या मैं इक्विटी का यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस द कंपनी और द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर बेसिकली कितना मैं डेट का यूज़ कर रहा हूँ, कितना मैं इक्विटी का यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेट में आपके आते हैं डिबेंचर्स, बैंक लोन, जिससे आप जो है इंटरेस्ट पेमेंट जिस पे करना पड़ता है। तो जिस भी चीज़ पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है जो कि फिक्स्ड होती है, उसमें आता है भैया आपका डेट। इक्विटी का मतलब क्या हो जाता है? इक्विटी का मतलब सिंपल होता है, जहां पर अपन लोग डिविडेंड दे रहे होते हैं। इसमें आपका इक्विटी शेयर्स, आपके प्रेफरेंस शेयर्स, आपकी रिटेन अर्निंग्स नहीं बोल सकते, यहाँ पर सिर्फ शेयर्स आते हैं, ठीक है। तो शेयर्स इसमें आ गए, डिबेंचर्स, बैंक लोन इसमें आ गया। तो डेट और इक्विटी यहाँ पर हम कितना लेंगे? क्या हम एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, या फिर क्या हम आराम से जिसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती पे करने की, वो वाला डिविडेंड देंगे? तो यहाँ पर दोनों में हम दिमाग खराब हो जाता है, भाई क्या करें। तो यहाँ पर इसी कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझेंगे कि क्या हमको डेट लेना चाहिए या फिर इक्विटी लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके फायदे नुकसान देखते हैं थोड़ा सा कि भाई डेट लेना चाहिए कि इक्विटी, तो फायदे नुकसान देख लेते हैं। कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉस्ट जो होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर से पैसा उठाते हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है शादी का कार्ड। शादी के कार्ड में क्या होता है, सबके नाम लिखे होते हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन का भी नाम लिखा है, यहाँ पर आपके जितने भी खानदान भर का नाम है सबका नाम लिख देते हैं, मतलब हिंदी वाला शादी का कार्ड हो तो। और अगर इंग्लिश वाला हो तो 2-4 लाइन लिख दो और बस लड़के लड़की का नाम लिखो, हो गया। तो मतलब समझ रहे हो, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी रहती है खानदान के बारे में। सिमिलरली जो कंपनी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपन प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो प्रोस्पेक्टस छपवाने का भी पैसा लगता है, बहुत सारे छपवाने पड़ते हैं भाई, सबको बांटना है, तुमको एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करना है। सेकंड चीज़ है, तुमको ब्रोकर को बुलाना है, ब्रोकर को बुला करके तुमको पैसा देना है। थर्ड चीज़ हो जाती है कि हमारा यहाँ पे अंडर राइटर कमीशन लगता है। तो ये पूरी की पूरी फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाती है, अगर मैं तुम्हें सिंपली बोलूँ तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो हमेशा जो इक्विटी है उसकी बहुत ज़्यादा होती है और डेट की बिल्कुल कम होती है। इसलिए यहाँ पर डेट अच्छा है। अगर कॉस्ट के मामले में देखा जाए तो डेट बहुत अच्छा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। डिबेंचर इशू करो, क्योंकि इस पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो लोग अपने आप आते हैं कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर डिबेंचर की डिमांड आराम से हो जाती है, यहाँ पर कोई ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगती। रिस्क की अगर मैं बात करता हूँ, तो डेट में क्योंकि डिबेंचर्स आते हैं तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए तो आपकी पूरी कंपनी बिक जाएगी, कंपनी के एसेट्स आपके बेच करके आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि बैंक लोन वाले होते हैं, अपने घर में आपने गाड़ी फाइनेंस कराई और आप घर ले आए, तो अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते तो आपकी गाड़ी उठा के ले आएंगे। तो वो हो जाता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग इंटरेस्ट थ्रू एसेट्स। तो यहाँ पर बेसिकली रिस्क जो हो जाती है, यहाँ पर डेट नहीं, यहाँ पर इक्विटी अच्छा है, क्योंकि इक्विटी में ओनर्स बन जाते तो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप। और यहाँ पर जो डिविडेंड होता है उसकी बात कर लेते, तो यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर भी डेट खराब है, इक्विटी अच्छा है, क्योंकि डिविडेंड आपको नहीं दोगे चलेगा। जैसे कि हमने पिछली बार लो रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डिविडेंड नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बोल देंगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी करना है। बहुत सारे अभी हमने एक्सक्यूजेस देखे पिछली वाली इसके टॉपिक में। तो यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तब भी इक्विटी अच्छा है, लेकिन डेट खराब है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। यहाँ पर आप एसेट बेच करके कुछ भी करके यू हैव टू पे द इंटरेस्ट बिकॉज इट इज फिक्स्ड। इवन आपकी अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले आप लोग डिबेंचर होल्डर्स यानी कि डेट वालों को पैसा देते हो, क्योंकि ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके मम्मी पापा हैं। तो मम्मी पापा को मना लेते हो, लेकिन इनको नहीं मना सकते। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं तो इक्विटी जीत रहा है। इक्विटी से पैसा उठाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग क्या कहोगे, सर इक्विटी से पैसा उठाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, डेट मत लो। पर आगे जाकर के हम लोग यही प्रूफ करेंगे कि डेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सही रेशियो में दोनों को चुनते हो, यानी कि कुछ पैसा इक्विटी से कुछ पैसा डेट से, अब सर कितना पैसा, यही हमको जो है यहाँ पर देखना है कि कितना डेट हमको लेना चाहिए। यानी कि इक्विटी तो हम लेंगे ही लेंगे क्योंकि बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर उस पर कितना डेट लेना चाहिए ताकि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बने और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, यानी कि आराम से सब में कंपनी स्मूथ वर्किंग करती रहे। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज रिफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल, यानी कि जो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें मैं को कितना डेट में ले रहा हूं, कितना डेट उसमें होना चाहिए, ये मुझे फाइनेंशियल लेवरेज बताता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है।
तो फाइनेंशियल लेवरेज F इक्वल्स टू D/E ही होता है। फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बस यहाँ पर डेट की बात की जा रही है, यहाँ पर डेट और इक्विटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा कितना डेट मैं यहाँ पर जो है यूज करने वाला हूँ। क्लियर है बात? बस अब यहाँ पर कितना डेट यूज करना चाहिए, कितना डेट लेना चाहिए, अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूं यहाँ पर, तो सिंपल सी बात होती है, मैं अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखता हूँ। समझना बात को, मेरा जो ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? मैंने किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया, उससे मुझे 10% रिटर्न आया। कितना परसेंट रिटर्न आया? 10% रिटर्न आया। अगर आपने अकाउंट्स में अकाउंटिंग रेशियो पढ़े होंगे तो आप समझ गए ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। तो रिटर्न मेरे पास 10% का रिटर्न आया, पर यहां पर मेरा जो इंटरेस्ट रेट मुझे पे करना है, इंटरेस्ट रेट जो मुझे पे करना है दैट इज 14%। 10% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, 14% आपका इंटरेस्ट रेट है जो कि आपको पे करना है। तो क्या यहां पर सही दिख रहा है? आपकी कमाई 10% की हुई है, आप 14% इंटरेस्ट रेट कैसे दे पाओगे? सिंपल सी बात है। तो यहां पर आप डेट नहीं लोगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि डेट का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसी पर देखते हैं कि अगर ये होता 8%, तो 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, 8% इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो 2% हमारे पास बच जाएगा। तो ऐसे करके हम जो है यहां पर निकालेंगे, ये बिल्कुल सेम चीज आती है। इसी पे बिल्कुल बेस्ड है आपका पूरा का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर, इस छोटी सी चीज पर, कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है अगर वो ज्यादा रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप यहां पर और डेट ले सकते हो। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम रह जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, तो आप यहां पर जो है डेट नहीं लोगे। बिल्कुल सिंपल चीज है। तो चलो अब जल्दी से देखते हैं वो 3 सिचुएशंस को, जिससे हमें पता चलेगा कि डेट की यहां पर क्यों नीड है। ठीक है, चलो तो चलो यार जल्दी से समझते हैं। हमारा जो सबसे ऐसा कहा जाता है डिफिकल्ट टॉपिक है, पर बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, लिटरली बहुत ही इजी टॉपिक है, बस तुमको ध्यान से यहाँ पर वीडियो को देखना है। सबसे पहले यहाँ पर सिचुएशन देखो क्या लिखी हुई है। सिचुएशन हम यहाँ पर हमको गिवन है कि हमको जो टोटल कैपिटल रेस करना है दैट इज 50 लाख रुपए, यानी कि 50 लाख रुपए की मेरी कंपनी को जरूरत है। ठीक है, अब 50 लाख रुपए में यहाँ पर मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल से पूरे के पूरे 50 लाख रुपए, पहली सिचुएशन में पूरे के पूरे 50 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर से उठाए हैं, यानी कि शेयर होल्डर से उठाए। यहां पर मैंने जो डेट है वो बिल्कुल निल ली है, तो डेट मेरे पास निल है। यहां पर टैक्स रेट भी आएगा क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ेगा, तो टैक्स रेट मेरा 30% आ जाता है। इंटरेस्ट मेरा 10% का, यानी कि इंटरेस्ट रेट 10% का है, पर यहां पर क्योंकि डेट निल है तो इंटरेस्ट का कोई काम नहीं रहेगा, ये आगे जाकर के हम समझेंगे। यानी कि यहां पर देखो इक्विटी शेयर से पैसा उठाया है, डेट नहीं लिया है, और टैक्स और इंटरेस्ट रेट भी आ रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर मैं चलता हूं। सेकंड पॉइंट पर सेकंड सिचुएशन क्या दी गई है? इक्विटी शेयर से हमने क्या किया, 40 लाख यहां पर उठाया है, और बाकी का बचा 10 लाख रुपए जो है इसका, वो डेट से उठाया। इस सेकंड सिचुएशन हमने एज्यूम करी है कि अगर सब कुछ सेम हो, टैक्स रेट सेम हो, इंटरेस्ट सेम हो, ईबीआईटी हमारा सेम हो। ईबीआईटी क्या होता है वो अभी बताता हूं। ठीक है, टैक्स रेट और इंटरेस्ट रेट, ईबीआईटी सब कुछ सेम हो, तो यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी और डेट का परसेंटेज चेंज कर दिया, रेशियो चेंज कर दिया है। यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ बस चेंज करा है, और फिर हम देखेंगे क्या हमको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। यहां पर इसको करने का एक ही मतलब है कि क्या मेरे शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमको निकालना है। तो पहले मैंने पूरा का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से उठाया, फिर सेकंड में 40 लाख की इक्विटी, 10 लाख का डेट, थर्ड में क्या हुआ, 30 लाख की इक्विटी, डेट जो है वो 20 लाख का कर दिया। यानी कि मैं डेट का परसेंटेज हर सिचुएशन के साथ बढ़ाऊंगा और देखूंगा क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्लियर है बात? तो चलो अब यहां पर कुछ कुछ टर्म्स है जो कि हमको समझना है। सबसे पहला टर्म आता है ईबीआईटी, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब सिंपल होता है, वो जो पीएनएल अकाउंट बनाते थे ना 11th क्लास में, उसमें एक नेट प्रॉफिट निकलता था, वो तुम्हारा हो जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि एक ऐसा तुम्हारी अर्निंग यानी कि नेट प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जिससे तुमने अभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया है डिबेंचर होल्डर को, ना ही तुमने टैक्स पे किया है, इसलिए वहां पर बिफोर वर्ड लगा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईबीआईटी नॉर्मली। तो ईबीआईटी भी तीनों में सेम है, 7 लाख का हमको प्रॉफिट तीनों में हुआ है, तो तीनों में पीएनएल अकाउंट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 7 लाख का है। सिंपल टर्म्स है, कुछ नहीं है, बस प्रॉफिट तुम्हारा 7 लाख का हुआ, इसी में से तुमको जो है डिवाइड करना है। अब सबसे पहले हम डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देंगे, फिर टैक्स देंगे, और फिर जो है शेयर होल्डर्स में बांटेंगे और देखेंगे कितना क्या होता है। अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी
यानी कि जब आप इंटरेस्ट दे देते हो, यानी कि सबसे पहले प्रॉफिट आपके पास आया, अब उससे आपने इंटरेस्ट दे दिया, तब आपके पास क्या बचा, टैक्स की पहली वाली चीज़ बची। लास्टली आप अर्निंग आफ्टर टैक्स में टैक्स भी दे देते हो, यानी कि टैक्स माइनस कर देते हो, और आपके पास जो है फिर वहाँ पर बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसा प्रॉफिट बचता है जो कि आप डिवाइड कर दोगे किसमें, शेयर होल्डर्स में। ठीक है, तो अभी एक और टर्म बचा हुआ दैट इज ईपीएस, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, तो धीरे धीरे करके समझना, एकदम से मैं सारे टर्म्स बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, ईबीआईटी कितना है, 7 लाख है। तो ईबीआईटी सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं 7 लाख, इसमें भी 7 लाख है, इसमें भी 7 लाख है। प्रॉफिट सब में सेम है, लेकिन मिलेगा कहीं पर ज्यादा मिलेगा, कहीं पे कम मिलेगा, कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा, पहले में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं निल कर देता हूं यहां पर, लेकिन क्योंकि मैंने डेट लिया हुआ है 10 लाख का और 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए होता है, तो 1 लाख रुपए यहां पर मैं माइनस कर दूंगा, 1 लाख रुपीज माइनस कर दूंगा। थर्ड में मैंने 20 लाख का डेट लिया है और 10% का मेरा इंटरेस्ट है, तो 2 लाख रुपए यहां पे माइनस होगा, यानी कि यहां पर ज्यादा मेरा माइनस होगा। तो देखो डेट ले लिया तो देखो ज्यादा माइनस हो रहा है, तो यहां पर 7 लाख का 7 लाख आ जाएगा मेरा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट देने के बाद जो चीज बचती है, टैक्स देने से पहले इंटरेस्ट देने के बाद जो चीज बचती है उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। ये 7 लाख का 7 लाख है, ये 6 लाख बचा, 2 लाख दे दिया तो 5 लाख बचा, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, कुछ नहीं किया। टैक्स दिया, टैक्स सब में लगेगा क्योंकि टैक्स तो लगता ही है, कुछ करो ना करो टैक्स तो लगेगा, और टैक्स हमेशा आपकी कमाई पर लगता है, जितना आप कमाते हो उस पर लगता है। यहां पर मैंने 7 लाख कमाया, यहां 6 लाख कमाया, यहां 5 लाख कमाया, तो यहां पर हर उस पर अलग अलग टैक्स लगेगा, यानी कि टैक्स तो 30% लगेगा, बस आपकी कमाई के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो 30% अगर मैं 7 लाख का निकालता हूं तो ये आएगा 7 3 21,000, नहीं सॉरी 2,10,000, सॉरी यहां पर माइनस हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो 30% लगाओगे तो 30% कितना हो जाएगा, 1,80,000। 5 लाख पे लगाओगे तो 5 3 15, 1.5 लाख रुपए। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा टैक्स को देखूं तो देखो यहां पर इनकम ज्यादा थी तो टैक्स ज्यादा लगा, इनकम कम थी तो टैक्स कम लगा, सिंपल सी बात है। अब यहां पर जो है 7 लाख में से 2 लाख माइनस करो तो 5 लाख, 10 करोगे तो 4,90,000। दिस इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद। यहां पर जाएगा 20,000 रुपए, और ये हो जाएगा 5 में से गया 4,20,000 रुपए। ठीक है, 6 लाख में से 1 लाख माइनस किया, 5 लाख, हाँ ठीक है, 5 लाख में से 1 लाख 4, यानी कि हो जाएगा 3.5 लाख। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा इनकम आ रही है, यहां सबसे कम इनकम आ रही है, लेकिन अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी मैं देखूंगा कि मेरा अर्निंग पर शेयर क्या है। अब सर ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर पे मुझे कितना पैसा मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो अगर मैंने एक शेयर लिया है उस कंपनी का तो उस पर कितना पैसा मिल रहा है, एक शेयर पे कितना पैसा मिल रहा है वो निकालते हैं। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को यहां पर रखूंगा। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी आपकी कमाई आई है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आया है ना जितना, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर होल्डर से। सिंपल सी बात है, जितनी आपकी कमाई है सारे जितने शेयर होल्डर उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यहां पर आपके पास एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल रहा है वो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो क्योंकि मैंने 50 लाख की इक्विटी उठाई है तो यहां पर 5 लाख लोगों ने 10 रुपए दिया था, यानी कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हो गए, 5 लाख हो गए। अगर मैं यहां पर देखता हूं कहां पर, इस पे 40 लाख है, यानी कि 4 लाख लोगों ने 10 रुपए दिया होगा, तो यहां पर 4 लाख शेयर होल्डर्स हो गए। और यहां पर 30 लाख है तो 3 लाख यहां के शेयर होल्डर हो गए। अब मैंने क्या बोला, अगर ईपीएस निकालना है तो इन सबको डिवाइड कर दो, तो मैं इन सबको डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड करता हूं तो यहां पर मैं आंसर देख लेता हूं, क्योंकि कैलकुलेटर से यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर आता है 0.98 यहां पे जाता है, और यहां पर 1.05 यहां पर जाता है, और यहां पर जाता है आपका 1.16। खेल बदल चुका है पूरा। यहां तक आते आते मुझे लग रहा था कि ये जो लोग हैं ये सबसे खराब सिचुएशन है, यहां पर लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, यहां पर तो लॉस हो रहा है। पर देखो यहां पर हर बंदे को पर शेयर का 1.16 रुपीज मिलेगा, यहां पर 1.05 रुपीज मिलेगा, और यहां पर 0.98, यानी कि सबसे ज्यादा कम तो यहां पर मिल रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी उठाई थी। इसका सिंपल मतलब हो जाता है कि अगर आप डेट का परसेंटेज बढ़ाते हो तो यहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा आपको जो है अर्निंग पर शेयर मिलेगा, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा।
सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है पर्सनल लेवल पर देखा जाए तो ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यानी कि यहाँ पर जो डेट है अगर हम उसका परसेंटेज बढ़ाते हैं तो यहाँ पर बहुत सही है। पर फिर वही बात आ जाती है कि सर अगर हमको हर बार देखना है कंपनी में कि हमको डेट ज़्यादा लेना चाहिए तो वो पता कैसे चलेगा? क्या पूरी टेबल बनाना पड़ेगा? नहीं, यू डोंट हैव टू मेक द टेबल एवरी टाइम। ये तो समझाने के लिए है। तो तुमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अलग अगर इसकी क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर तो तुम वही चीज़ लिखोगे जो मैंने तुमको बताया था। अगर तुम्हारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर वो ज़्यादा होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो यहाँ पर तुम और डेट की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले निकालते हैं। तो देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जगह मिल जाए तो मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। तो मैं इन टर्मिनोलॉजीज़ को ख़त्म कर देता हूँ। ये सिचुएशन भी मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो सबको देखेगा, ठीक है? अब देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है, यानी कि EBIT कितना है, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल तुम्हें कितना चाहिए था, तुम्हारा प्रॉफिट कितना था, इंटू 100 कर दो। EBIT था मेरा 7 लाख रुपए, टोटल कैपिटल था मेरा 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए चाहिए था मुझको। तीनों सिचुएशन में ये चीज़ सेम है। यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देता हूँ। मैं आंसर देख लेता हूँ ताकि मुझे जल्दी पता चल जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14%। 14% आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ 14% मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट रेट था जो कि मैंने यहाँ पे लगाया था डेट वॉज 10%। ये 10% अपन ने लगाया था, देखो हर जगह 10% लगाया था। किस पे लगाया था? जो मैंने डेट ली थी, जो कि मैंने अभी मिटा दी है। पर डेट मैंने जितना 20 लाख रुपए लिया था तो यहाँ पर 2 लाख लगाया, 10 लाख की डेट ली तो 1 लाख रुपए लगाया। तो यहाँ पर जो मेरा इंटरेस्ट रेट था वो कितना था? 10% था। 14% इज ग्रेटर देन 10%। तो यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा डेट लेता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है बात? ये कब तक मैं ले सकता हूँ? जब तक 14% से कम है। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 14% से ज़्यादा होता तो फिर मैं नहीं ले सकता। क्लियर है बात? तो अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि सर डेट तो बड़ी अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। तो अब हमको दूसरी सिचुएशन देखना पड़ेगा जहाँ पर हम जो है डेट पूरा का पूरा डेट लेंगे। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा पहले इक्विटी लिया था, अब हम पूरा का पूरा डेट लेंगे और फिर इक्विटी को बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलो। अब ये जो सिचुएशन आ जाती है इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। पूरा का पूरा हम पहले 50 लाख रुपए तो 5 लाख के 10 लोगों ने 10 रुपए के हिसाब से सबने हमको इक्विटी दी। यहाँ पर डेट पहली बार में नील है, दूसरी बार में डेट 10 लाख से बढ़ा और तीसरी बार में 20 लाख से बढ़ा। तो यहाँ पर डेट का वही परसेंटेज है, जैसा चल रहा था वैसे वैसे हम डेट बढ़ा रहे थे। बस एक ही चीज़ में यहाँ पर दिक्कत आई है या फिर चेंज आया, दैट इज EBIT। हमारा नेट प्रॉफिट इस बार 3 लाख का हुआ है। पिछली सिचुएशन में 7 लाख का था, इस बार 3 लाख का है। तो यहाँ पर हम इस बार क्वेश्चन करने से पहले ही चेक कर लेते हैं उस फॉर्मूला से, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले फॉर्मूला से, कि क्या यहाँ पर हमको और डेट लेना चाहिए, और इसके हिसाब से हम जल्दी जल्दी प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। तो यहाँ पर आएगा 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, 50 लाख। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी 3 लाख को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 लाख, ओके 3 लाख। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, 50 लाख और इंटू कर दूंगा 100। तो यहाँ पर आएगा 6%। कितना जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? 6% आ रहा है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं इंटरेस्ट रेट देखता हूँ 10% है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6% है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इंटरेस्ट रेट। सिंपल सा मतलब हो जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे डेट नहीं लेना चाहिए। अब इसको जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं तो यहाँ पर समझ में आएगा। EBIT मेरा 3 लाख रुपए है सबसे पहले, और यहाँ पर भी 3 लाख रुपए है, यहाँ पर भी 3 लाख रुपए है। इंटरेस्ट रेट तो मुझे देना नहीं है सबसे पहली वाली सिचुएशन में, क्योंकि मैंने डेट लिया ही नहीं है। तो यहाँ पर नील कर देंगे इंटरेस्ट रेट को, तो यह आएगा आपका 3 लाख रुपए। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। सिचुएशन 2 में आपका अगर हम देखते हैं डेट 10 लाख का है, 10% लगाएंगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपए आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली देखते जा रहे हैं। सिचुएशन 3 में मैं अगर 10% लगाता हूँ तो यहाँ पर 20 लाख की डेट बढ़ गई है, तो 2 लाख रुपए की यहाँ पर डेट हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस करूंगा इंटरेस्ट को, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आ जाता है। ठीक है, टैक्स में देखता हूँ 30% लगेगा, आपकी कमाई पर लगेगा। तो 30% तो 3 3 जा 9, 90,000 रुपए, 3 2 जा 6, 60,000 रुपए,
और 3 × 3 30,000 रुपये। इसका आंसर आएगा 70,000 रुपये। इसका आंसर आएगा 2 में से ये हो जाएगा 1,40,000 रुपये, और ये हो जाएगा आपका 2,10,000 रुपये। आई होप मैंने सही किया है सब कुछ। हाँ ठीक किया। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मेरे कितने हैं? फिर से शुरुआत में 50 लाख है, कोई डेट नहीं है, तो 5 लाख हो जाएंगी। तो यहाँ पर 5 लाख मेरे शेयर होल्डर्स हैं। यहाँ पर मैंने 40 लाख का लिया तो 4 लाख शेयर होल्डर्स है, क्योंकि 4 लाख लोगों ने मुझे 10 रुपये दिया है, तब जाके मेरी 40 लाख की कैपिटल बनी है। तो ये चीज़ समझ लेना। यहाँ पर 30 लाख लोगों ने 10 रुपये दिया है, तो यहाँ पर 3 लाख हो गए। तो बेसिकली अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर निकालना हो तो 30 लाख जो आपने टोटल कैपिटल इक्विटी से उठाया है उसको डिवाइड कर दो जितना पैसा उनने दिया है। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपये करोगे तो 3 लाख रुपये जाएगा। शेयर्स वाले बच्चे तो समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर आंसर निकालते हैं। तो आंसर अगर मैं निकालता हूँ तो आंसर मैं जल्दी से देख ही लेता हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं आपका टाइम वेस्ट करने का। तो 0.42 यहाँ पर आ जाता है, 0.35 यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.23। हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा मुझे पर शेयर पर 0.42 पर मिल रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरे को डेट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले ही इसको प्रूव कर दिया था कि ये 6% आ रहा है और ये 10% है। तो 6% का रिटर्न मुझे मिल रहा है, 10% मेरा इंटरेस्ट रेट है, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, इसलिए ज़्यादा डेट यहाँ पर लेना ही नहीं था। यहाँ पर यहीं रुक जाना था, जितनी डेट ली थी उतने पे रुक जाना था, पर हम रुके नहीं, हम तो बढ़ते गए। और बढ़ते गए तो देखो हमारा जो यहाँ पर EPS आ रहा है, अर्निंग पर शेयर, वो कम आ रहा है, यानी कि सारे शेयर होल्डर्स को कम प्रॉफिट होगा।